my N Squarians, welcome back to the channel which is NEET Niketan. I hope कि आप लोगों ने phase 1 of structure of atom for sure देख लिया होगा, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा और अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं structure of atom phase 2. Okay, तो without any delay, let's get started. Okay, चल. सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में. सही है. नाउ सबसे पहली बात, बोहर अंकल का जो मॉडल था वो सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हो एक तरीके से सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए वैलिड था. तो हाइड्रोजन के लिए तो फॉर श्योर वैलिड है ही, लेकिन हीलियम के लिए वैलिड नहीं है. बल्कि किसके लिए वैलिड है? हीलियम पॉजिटिव के लिए वैलिड है. सिमिलरली आप बोलोगे लिथियम के लिए वैलिड नहीं है, लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए वैलिड है. बेरिलियम के लिए वैलिड नहीं है, लेकिन बेरिलियम 2 पॉजिटिव के लिए वैलिड है. सही है. सो इट हैज टू बी अ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज. ये है सबसे पहला पॉइंट जो कि हमें याद रखने की बहुत जरूरत है. ठीक है. नाउ अब डेरिवेशंस में ऑफ कोर्स हम लोग जंप नहीं कर रहे हैं अभी के लिए. सो वी हैव 3 थिंग्स जो कि हमें बाय हार्ट याद होनी चाहिए. यू कैन सी देम ऑन द स्क्रीन. रेडियस इन द nth रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट एंड एनर्जी. ये तीनों रिलेशनशिप्स हमें पता होना बहुत जरूरी है. तो सबसे पहले अगर बात की जाए रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट के बारे में, तो उसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है 0.529 n स्क्वायर बाई z एंगस्ट्रॉम. अभी जो ये वैल्यू निकल के आती है वो किस में आती है? एंगस्ट्रॉम्स में निकल के आती है. इसी को आप देखो, सबसे पहली बात इसमें आपको और क्या याद रखना है कि अगर बात की जाए रेडियस के बारे में, तो मैम वो n है ना, जो भी आपका शेल है उसके साथ कैसे वेरी कर रहा है और z यानी कि एटॉमिक नंबर के साथ कैसे वेरी कर रहा है, ये बात हमें पता होनी चाहिए. सो देखो यार, बड़ी सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे आप शेल बाहर की तरफ जाओगे तो रेडियस उतना बड़ा होता जाएगा. तो इसीलिए ये n स्क्वायर बेसिकली n के साथ कैसे वेरी कर रहा है? n के स्क्वायर के साथ वेरी कर रहा है. आप ऐसा बोल सकते हो. ठीक है. जबकि अगर देखा जाए वेलोसिटी और एनर्जी जो है वो n के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और ये एनर्जी तो जो है वो n स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो आपको यार n और z कैसे वेरी करते हैं रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी के साथ, ये भी हमें पता होना काफी जरूरी है. सही है. तो यस, रेडियस के बारे में हमने बात कर ली है. वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं. तो इट इज 2.18 इंटू 10 रेज टू पावर 6 z बाई n. इसमें क्या आता है? z बाई n. ऊपर वाले में क्या था? n स्क्वायर बाई z. ठीक है. मीटर्स पर सेकेंड में है. इसको आप c के टर्म्स में अगर लिखना चाहो, c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट. 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड. ठीक है. आप उसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो. सो इट विल बी c बाई 137. z बाई एन सेम रहेगा, मीटर्स पर सेकेंड. ठीक है. अगर बात की जाए टोटल एनर्जी के बारे में, तो या तो हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर एटम में निकाल सकते हैं, या फिर हम उसको जूल पर एटम में निकाल सकते हैं. कैसे वेरी कर रहा है z और n के साथ? इट इज z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर. ठीक है. अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर एटम में, तो इट इज -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. और अगर बात की जाए जूल पर एटम्स में, तो ये क्या होगा? -2.18 इंटू 10 रेज टू पावर -18. लेट मी स्टे आउट ऑफ द स्क्रीन. आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो, बिकॉज ये जरूरी है. नेक्स्ट
अभी जो ये एनर्जी, अगर जनरली आपके पास एनर्जी लिखा हुआ है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट टोटल एनर्जी। ओके, तो हमें पता होना चाहिए कि टोटल एनर्जी का क्या रिलेशनशिप है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के साथ। सो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे यार रिलेशनशिप आपको गिवन है दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, इट इज -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। यानी कि जो अगर बात की जाए एनर्जी की, टोटल एनर्जी की, इट इज सिंपली माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सपोज करो अगर मुझे टोटल एनर्जी से 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स गिवन है, ठीक है, प्लस 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स फॉर इंस्टेंस, तो अगर मुझे उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, सो इट विल बी सिंपली -100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। क्लियर है, साइन आप चेंज कर दोगे। इसके अलावा और यहाँ क्या बात है याद रखने वाली कि जो ये 0.529 है, इसको समटाइम्स अप्रोक्सीमेट करके आपको 0.53 गिवन हो सकता है। ठीक है, सो इट इज 0.53, इसको हम ए नॉट भी बोल सकते हैं। ठीक है, कि यू नो एक तरीके से कांस्टेंट है, तो हमने उसका नाम रख दिया ए नॉट। सही है, सो उसको हम बोल सकते हैं n² ए नॉट बाई जी। तो फॉर इंस्टेंस अगर आप बात कर रहे हो हाइड्रोजन एटम के बारे में, ठीक है, तो यार v की वैल्यू तो सिंपली क्या हो गई, 1 हो गई ना। तो ये बचा क्या, n² ए नॉट। इसका क्या मतलब है, सपोज अगर आपको फर्स्ट ऑर्बिट का निकालना है तो आप क्या बोलोगे, r1 की वैल्यू चुपचाप से क्या आ जाएगी, बड़े आराम से z इज 1, n इज ऑल्सो 1, है ना। अगर हम ग्राउंड स्टेट की बात करें तो ठीक है, तो आप बोल सकते हो मैम r1 विल बी इक्वल टू सिंपली ए नॉट। अगर मुझे यहां से r2 निकालना पड़ जाए तो z इज अगेन 1, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर 2 हो जाएगी, सो इट विल बी 4 ए नॉट, है ना। ये क्या हो जाएगी बच्चे, इट विल कम आउट टू बी 4 ए नॉट। सिमिलरली r3 कितना निकल जाएगा, 9 ए नॉट। r4 कितना निकल जाएगा, 16 ए नॉट। समझ रहे हो, आप इस तरीके से इसको यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है, आई बिलीव यस। जल्दी से देख लो, देन वी विल मूव अहेड। चल अभी बात करते हैं क्वेश्चंस की। आप देखोगे बड़े आराम से, बड़े प्यार से सारे क्वेश्चंस ना, जो हमने जरा सा भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, काफी सारे क्वेश्चन सिंपली बड़े प्यार से आराम से उससे सॉल्व हो जाएंगे। तो चल, द एनर्जी ऑफ सेकेंड बोहर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज गिवन इन kilojoules per mole। ठीक है, hence the energy of fourth Bohr orbit would be। तो यार हमें पता है एनर्जी में जो टर्म आ रही थी वो थी z² n², है ना। वेरीफाई कर लो, दिक्कत है तो ये देखो z² n²। ठीक है, अभी देखो जब यहाँ -13.6 आ रहा था तब हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर एटम की। जब यहाँ पे -2.18 इंटू 10⁻⁻18 लिखा हुआ आ रहा था, जब हम बात कर रहे थे जूल पर एटम की। सही है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, किलो जूल पर मोल की। वहां हम जूल पर मोल्स की बात करते, तो हम ना जो बाहर कांस्टेंट है उसको k मान लेते हैं। ठीक है, फॉर इंस्टेंस हम उसको k मान लेते हैं। तो आप बोलोगे कि यार एनर्जी समथिंग के कोई कांस्टेंट होता है k, और हमें पता है इट वेरीज एज z² n²। आप ये बोल सकते हो यस। हमें सेकेंड बोहर ऑर्बिट के बारे में ऑलरेडी पता है, हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं, तो यानी कि z की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, दैट -k z², z इज 1, हमें पता है जब हम इनिशियली बात कर रहे हैं तो z की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू 2 है ना, और n की वैल्यू क्या है, 2 है। तो आप बोल सकते हो 1/4, है ना, n² विल बी 4, 2⁻² इज 4। ठीक है, तो आप बोल सकते हो -k 1/4। हमें ये वैल्यू कितनी गिवन है, 328 किलो जूल पर मोल। ये हमें वैल्यू गिवन है, -328
किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब यहां से क्या होगा कि हमको इस K की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। सही है, तो हमें पता चल गया कि मैम यहां से माइनस K की या सिंपली K की माइनस से माइनस जो है वो कट जाएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि मैम इस K की जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आ गई, 328 मल्टीप्लाइड बाय 4, राइट, 328 मल्टीप्लाइड बाय 4 ये निकल के आ गई। जब हम बात कर रहे थे E2 के बारे में, अभी अगर आप बात करते हो E4 के बारे में तो सब कुछ वही रहने वाला है। अब यहाँ पे देखो आपको K की वैल्यू पता है तो K की वैल्यू पुट कर देते हैं। E4 विल बी -328 इंटू 4, जी स्क्वायर कितना होगा, फिर से आप हाइड्रोजन के बारे में ही बात कर रहे हो तो अगेन इट विल बी 1, एन स्क्वायर हमें अभी बात करनी है फोर्थ ऑर्बिट के बारे में, so it will be 4 square, right, which is 4 into 4 I can write it। तो देखो इस 4 से ये 4 कट गया, सही है, और आपका आंसर आ जाएगा E4 will be -328 divided by 4। देखो जो ये वाला 4 बचा है, so you can say -328 divided by 4 कितना आ जाएगा ये, it will be 4 8s are 32 and 4 2s are 8, 82 -82 किलोजूल पर मोल आ गया ना, -82 kilojoules per mole। This is our final answer। Very easy this was, it's just that कि यहाँ पे जो आपको बच्चे वैल्यू गिवन थी वो किलोजूल पर मोल में गिवन थी, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा। सही है, चल आगे देख लेते हैं इसका वही सोल्यूशन जो जस्ट अभी आपको समझाया है, एक एग्जैक्ट सोल्यूशन भी जैसे कि मैं हमेशा आपके लिए रखती हूँ वैसे यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। सही है, चल आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। बेस्ड ऑन इक्वेशन energy is -2.178 into 10 raised to power -18 z square by n square, certain conclusions are written, which one of them is correct? Okay, तो यार मैं सबसे पहले ना यहाँ पे इस माइनस साइन के बारे में आपको बता देती हूँ। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के पास बेसिकली कम एनर्जी प्रेजेंट है जब वो न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट है। जैसे जैसे आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा ना उसकी एनर्जी बढ़ेगी, है ना, एंड इट शोज कि जो माइनस साइन है उससे आप क्या बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन जितना पास है न्यूक्लियस के वो उतना टाइटली बाउंड है। ठीक है, ये दो कंक्लूजन्स आप बता सकते हो, उसके बेसिस पे अब हमें चूज करना है कि विच वन इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, नॉट करेक्ट वाला हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 देखो, इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट चेंज इन एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन चेंजेस इट्स ऑर्बिट। यार ये तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, एनर्जी चेंज बता रहा है। फॉर n इज इक्वल टू 1, ओके, द इलेक्ट्रॉन हैज अ मोर नेगेटिव एनर्जी than it does for n is equal to 6, which means that electron is more loosely bound in the smallest allowed orbit। क्या ऐसा है n is equal to 1 पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन है क्या वो सबसे ज्यादा लूजली बाउंड है? नहीं, वो सबसे ज्यादा टाइटली बाउंड है। लूजली की जगह यहाँ पे क्या आना चाहिए? इट इज मोर टाइटली बाउंड। सही है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है इसीलिए हमारा सही जवाब है, तो आप बोलोगे दैट ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि हमें गलत स्टेटमेंट बतानी है और हमने गलत स्टेटमेंट ढूंढ ली है। ठीक है जी, चल, द नेगेटिव साइन इन इक्वेशन सिंपली मीन्स दैट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाउंड टू द न्यूक्लियस इज लोअर than it would be if electrons were at the infinite distance from the nucleus। आपको मैंने यही बात बताई थी कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक्चुअली क्या है? कम है जब वो बाउंड है न्यूक्लियस से, जबकि उसकी एनर्जी ज्यादा होगी अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। ठीक है, लार्जर द वैल्यू ऑफ n,
लार्जर इज द ऑर्बिट रेडियस, ऑब्वियसली ये तो अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया था। तो आप बोलोगे ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो हमारा सही जवाब है। सही है, चल आगे बात कर लेते हैं। यू कैन सी हियर नेक्स्ट क्वेश्चन, in hydrogen atom energy of first excited state is minus 3.4 electron volts. Kinetic energy of the same orbit of the hydrogen atom will be, तो देखो मैंने आपको बताया था यार, टोटल एनर्जी हमको गिवन है और ये बाय चांस हमने डिस्कस भी किया था कि जो टोटल एनर्जी है इट इज सिंपली माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो टोटल एनर्जी यार तुमको गिवन है कितना, माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। कितना गिवन है, माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। माइनस से माइनस कट जाएगा, so you will say that plus 3.4 electron volts will be our answer। ठीक है, plus 3.4 electron volts। ऑप्शन नंबर ए, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, सही है। आपको मैं फिर से दिखा देती हूँ जो हमने अभी पीछे पढ़ा था। यू कैन सी दिस, पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी माइनस 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। ये रिलेशनशिप बेटा आपको याद रखना है। आप देख भी सकते हो कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए हैं। क्लियर है, लेट्स राइट इट अगेन एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। क्लियर है मुझे लगता है अभी तक तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। यस, the Bohr orbit radius for the hydrogen atom n is equal to 1 is approximately 0.530 angstrom। हमें पता है the radius for the first excited state which is n is equal to 2। okay, क्या होगा, हमको ऑलरेडी पता है, ये जो मैंने तुमको इससे पहले भी बताया था। रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट हमने क्या किया था, 0.529 n स्क्वायर बाई z एंगस्ट्रॉम, राइट। हम आई गेस एंगस्ट्रॉम्स में ही बात कर रहे हैं। यस, और मैंने आपको ये भी बताया था कि समटाइम्स इस 0.529 को 0.53 अप्रोक्सीमेट करके दे देते हैं, बताया था ना। तो देखो z की वैल्यू 1 हो गई, क्यों, क्योंकि हम हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं। तो सिंपली हमको इसको n स्क्वायर a नॉट, याद आया, बताया था जब R1 R2 R3 R4 करके हम कर रहे थे। सो इट विल बी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी कि n इज इक्वल टू 2 की बात हो रही है। तो आप क्या बोलोगे, 2 स्क्वायर इंटू 0.53, यानी कि 4 इंटू 0.53। क्लियर है, 2.12 यही आने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट इट एज 2.12 एंगस्ट्रॉम्स। क्लियर है, जल्दी से बेटा देख लो, कोई डाउट है तो कमेंट्स में बता दो। सिमिलरली क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए सॉल्व किया गया है, सही है, आई बिलीव यस। आगे बढ़ते हैं। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज इतना। द रेडियस ऑफ Li2 पॉजिटिव आयन इज, जो हमने बात की थी, इन्होंने लिथियम के लिए नहीं पूछा, लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए पूछा है। क्यों, क्योंकि बोहर्स मॉडल ऑफ एटम सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए वैलिड है, हम जानते हैं। ऑलराइट, तो हमें यार सिंपली देखो रेडियस ही बताना है। अब देखो तुम्हें पता है रेडियस क्या होता है, इट इज सिंपली 0.529 या 0.53 n स्क्वायर बाई z एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब देखो तुमको कौन से स्टेट में बताना है, ग्राउंड स्टेट में बताना है, यानी कि आपके पास n इज इक्वल टू 1 और हम बात कर रहे हैं लिथियम के बारे में।
तो Z की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3, राइट 3 डाल दो, वैल्यूज आ गया आंसर। ठीक है, तो रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट के लिए आप क्या करोगे, 0.53 इंटू 1/3, दिस इज योर आंसर। ठीक है भाई, दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी विच इज 0.17। क्लियर है? आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई डाउट, कोई परेशानी हुई है। सही है, चलिए आगे बढ़ाते हैं हमारे डिस्कशन को। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, सिंपली यार आपसे फॉर्मूला पूछ लिया है ना, एनर्जी का इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में बात हो रही है, तो आपको पता है इट इज -13.6 Z²/n², राइट, दिस इज आवर राइट आंसर। सही है, क्लियर है? आई डोंट थिंक इसमें कोई परेशानी है। -13.6, ओके ओके, तो यार हाइड्रोजन एटम के बारे में बात हो रही है, तो यानी कि इन्होंने Z को ऑटोमेटिकली क्या ले लिया है, 1 ले लिया है। आपको पता है क्या आता है, Z²/n² निकल के आता है एनर्जी के टर्म्स में, राइट, तो नीचे n² होना चाहिए, तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए में n⁴ गिवन है, ऑप्शन नंबर बी में n³ गिवन है, देन n² एंड n, सो यू नो क्या नीचे क्या आएगा, n² आएगा। सही है, ये सभी नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, कैन यू बिलीव मी? ठीक है, सच इजी क्वेश्चंस, यू कैन सी दिस इज आवर राइट चॉइस। ऑलराइट, और आगे बात कर लेते हैं towards quantum mechanical model. All right, you can see on the screen. सही है, तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं towards quantum mechanical model of an atom, जिसमें हमें बेसिकली क्या पढ़ना होता है, 2 चीजें पढ़नी है। पहला होता है डी ब्रॉयस वेवलेंथ और दूसरा है हिजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। दीज 2 थिंग्स वी हैव टू स्टडी। ठीक है, डी ब्रॉयस वेवलेंथ अगेन लैम्डा से इसको आप डिनोट करते हो, h/p, h इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट, p इज योर मोमेंटम। मोमेंटम को आप मास इनटू वेलोसिटी भी लिख सकते हो, और आपको ये रिलेशनशिप पता है √2m इनटू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि आपको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बच्चे, ½ mv² होता है। सही है, तो यहां से आप ये वाला रिलेशनशिप भी डिराइव कर सकते हो। सही है, इतना ही है डी ब्रॉयस वेवलेंथ में। क्लियर? हिजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब इन्होंने क्या कहा कि आप एक एटम में साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ नहीं बता सकते हो कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसकी पोजीशन और मोमेंटम क्या है ना। मोमेंटम बेसिकली मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। तो आप कहोगे कि साइमल्टेनियसली आप नहीं बता सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी क्या है। आप ये साइमल्टेनियसली एक साथ नहीं जज कर सकते हो। दिस इज हिजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसको उन्होंने मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, है ना। यानी कि अनसर्टेनिटी इन पोजिशन and uncertainty's momentum should be greater than or equal to h/4 pi। इसको आप एनर्जी और टाइम के कंपोनेंट्स में भी बता सकते हो। ठीक है, सो एवरीथिंग इज रिटन हियर। इसके बेसिस पे हम हमारे आगे के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। 0.66 kg ball is moving with a speed of 100 meters per second. The associated wavelength will be, all right। आराम से यार बस हमें लैम्डा की वैल्यू बतानी है। सो यू नो वी हैव h/p, जिसको आप लिख सकते हो h/mv। सही। अब देखो मास जो है वो आपको किसमें गिवन है, केजीज में गिवन है ऑलरेडी, SI यूनिट्स में।
स्पीड भी एसआई यूनिट में गिवन है, तो ऑफ कोर्स जो आपकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ, जिसको हम डी ब्रॉय वेवलेंथ बोलते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली एसआई यूनिट्स मीटर्स में ही आ जाएगी। तो चलो वैल्यूज यार बस डाल दो ना, मतलब दिस इज व्हाट यू कैन डू, है ना। ये देखो h की वैल्यू डाल दी 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स, mass of ball as it is 0.66 and speed is 100 meters per second। जब आप इन सबको बड़े आराम से प्यार से सॉल्व कर लोगे, you will get it as 10⁻⁻35। ऑप्शन नंबर C will be our right answer। वेरी इजी, वेरी सिंपल, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला उठाना था, उसमें वैल्यूज पुट करने थे एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, चल आगे बात कर लेते हैं। If uncertainty in position and momentum are equal, then uncertainty in velocity is okay. All right, so this is Heisenberg's uncertainty principle, जिसके अकॉर्डिंग हमें पता है that delta x into delta p should be greater than or equal to h by 4 pi। ठीक है, ये वैल्यूज हमें गिवन है, तो ऑब्वियसली हमें सॉल्व करना पड़ेगा और हमें अनसर्टेनिटी बतानी है बेटा वेलोसिटी में। ठीक है, सो वी नो दैट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा पी, है ना, ये हमको गिवन है, ये हमको गिवन है। सो अगर मैं यहाँ पे इसको डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी लिखती हूँ, सो दिस विल बी डेल्टा पी का स्क्वायर। सही है, डेल्टा पी के होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, एम डेल्टा वी का होल स्क्वायर, बिकॉज दिस इज आर मोमेंटम। ठीक है, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू h बाय 4 पाई। ठीक है, अगर अभी मैं इसको ओपन कर देती हूँ तो मैं क्या बोल सकती हूँ, आई कैन से एम स्क्वायर इंटू डेल्टा वी का होल स्क्वायर, दिस रिलेशनशिप। अगर मैं एम स्क्वायर को यहाँ पे भेज देती हूँ राइट हैंड साइड में, तो चलो ये डिनोमिनेटर में आएगा, सो आई कैन से 1 बाय एम स्क्वायर। सही है, अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाती हूँ, क्योंकि मुझे डेल्टा वी की वैल्यू पता लगानी है ना, मुझे अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी बताना है, तो अगर मैं यहाँ से ये स्क्वायर हटाती हूँ तो मुझे इस पूरे का अंडर रूट लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा। तो यार देखो मेरे पास क्या क्या बचेगा, सबको बाहर निकाल देते हैं। डेल्टा वी विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू h और पाई का तो कुछ नहीं हो सकता, 4 स्क्वायर रूट के अंदर है, तो मैं इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सकती हूँ। m स्क्वायर है, उसको भी मैं स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सकती हूँ। तो जब मैं 4 को निकालूंगी, सो इट विल बी 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा ये m, है ना, m स्क्वायर है, उसको बाहर निकाला तो m बचा, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ h और पाई, है ना, सिर्फ और सिर्फ h एंड पाई, ये बचा मेरे पास। तो मैं बोलूंगी कि जो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है वो निकल के आती है 1/2m अंडर रूट ऑफ h बाय पाई। अभी देखते हैं ऑप्शंस कौन से मैच होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में 1/m गिवन है, मेरा 1/2m आ रहा है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी देखो 1/2m अंडर रूट ऑफ h बाय पाई, एज इट इज मेरा आंसर यहाँ पे मैच हो गया। सही है, अच्छा क्वेश्चन था ये, यू कैन सी हियर। सही है, एग्जैक्टली वैसे यहाँ पे सॉल्व किया गया है फॉर यू गाइस। सही, आगे बढ़ते हैं। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इतना, अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन विल बी। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, सिंपली फॉर्मूला बेस्ड, कुछ नहीं करना है इस पे, आराम से फॉर्मूला लगाना है। We know that delta p into delta x should be greater than or equal to h by 4 pi। सही है, so you know delta p की आपको वैल्यू गिवन है, this is delta p, और आपको delta x निकालना है, rest everything is given to you। h की वैल्यू तुमको गिवन है kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में, यहाँ पे भी kg मीटर पर सेकेंड गिवन है, तो बस आपको वैल्यूज पुट करनी है
and you will get the answer in meters. ये देखो, बस वैल्यूज पुट की हैं और कुछ नहीं किया, और कुछ नहीं किया, ठीक है। बड़े आराम से प्यार से हमारा आंसर आ गया 5.27 इंटू 10 रेज टू पावर -30। क्लियर है? लेट मी नो बच्चे, आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट है। आगे चलते हैं। द डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल विद मास 1 ग्राम एंड वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, है ये भी सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, बस एग्जामिनर ने यहाँ पे क्या किया कि जो मास है वो आपको ग्राम्स में गिवन है, और यहाँ पे देखो आपको सब कुछ एसआई यूनिट में आपको आंसर चाहिए, तो जो आपको मास है वो किस में डालना पड़ेगा बेटा? केजीज में डालना पड़ेगा। दैट्स इट। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना ही अलग करना था, अदरवाइज ये बड़े आराम से प्यार से सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हमें क्या निकालना है? डी ब्रॉय वेवलेंथ ही निकालनी है। आप बोलोगे लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। आपको प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पता है, आपको मास जो है बेटा, मास कितना है? 1 ग्राम गिवन है, जिसको आप केजीज में लिखोगे कितना आएगा? 10 रेज टू पावर -3 kg। और वेलोसिटी आप एज इट इज डाल दोगे मीटर्स पर सेकेंड में, जो कि आपको गिवन है 100 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, बड़े आराम से प्यार से सारे आप वैल्यूज एज इट इज डालोगे। h की वैल्यू डाली, ये आपने मास डाला, या आपने वेलोसिटी डाली, आपके पास आपकी डी ब्रॉय वेवलेंथ निकल के आ गई है 6.63 इंटू 10 रेज टू पावर -33 मीटर। बहुत इजी कैलकुलेशन थी, सिर्फ 10 के पावर्स की कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। सही है? क्लियर है? कोई डाउट, कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, बिकॉज बहुत इजी चल रहा है मामला। Which of the following statements do not form a part of Bohr's model of hydrogen atom? इन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो कि बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम की नहीं है? इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट्स आर क्वांटाइज्ड, करेक्ट है। द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट नियरेस्ट द न्यूक्लियस हैज द लोएस्ट एनर्जी, ये भी करेक्ट है, पीछे भी डिस्कस किया था अभी हमने। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन डिफरेंट ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस, बिल्कुल यही कहा था बोहर अंकल ने। तो ऑटोमेटिकली पहली बात तो बचा ऑप्शन नंबर डी, जो कि सही है। ठीक है। द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली। अभी देखो, जो ये स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्टेटमेंट में कोई परेशानी नहीं है, स्टेटमेंट इज करेक्ट, लेकिन ये बोहर अंकल ने नहीं बोला था, ये बोहर अंकल ने नहीं बोला था। हमें क्वेश्चन क्या बताना है कि कौन सा बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम ने नहीं बताया, तो ये नहीं बताया। क्यों? क्योंकि ये हिजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है और इसकी स्टेटमेंट यहाँ पे एकदम ठीक गिवन है। ऑलराइट, सो यू कैन सी हियर, so this is Heisenberg's uncertainty principle, not Bohr's postulate। ठीक है, देख लो इसको, कोई डाउट है तो लेट मी नो। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट आप कह सकते हो टॉपिक के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है जल्दी से ब्रीफ में देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है क्वांटम नंबर्स, जिसमें हमें 4 तरीके के क्वांटम नंबर्स हम जानते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रॉन स्पिन। ठीक है, ये 4। अब इनके बारे में बड़ी आराम से बात, इनको आप N, L, M और S से डिनोट करते हो। ठीक है, अभी देखो, N इज सिंपली द शेल। ठीक है, अजीम्यूथल क्वांटम नंबर आपको सब शेल के बारे में बताता है, सब शेल्स S, P, D, F, जिनके लिए L की वैल्यू ऑलरेडी असाइंड होती है, आपको पता है। S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। हम बात कर रहे हैं L यानी कि अजीम्यूथल क्वांटम नंबर के बारे में। ठीक है, और इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 0 to N-1 वेरी कर सकती है। अगर
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है सपोज वो 3 है, तो L की वैल्यू सिर्फ 0, 1 या 2 हो सकती है, 3, 4, 5 ये नहीं हो सकते, ठीक है। देन वी हैव मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम M से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू -L टू +L वेरी कर सकती है। देन वी हैव इलेक्ट्रॉन स्पिन विच इज +½ एंड -½ ठीक है। नेक्स्ट आता है यार एनर्जी, आप कैसे बता सकते हो एनर्जी? अगर आप सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के बारे में बात करते हो जैसे कि हाइड्रोजन, तो सिर्फ और सिर्फ N से विच इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके हेल्प से आप बता सकते हो कि किसकी एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। अगर सपोज मैं सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए 1s और 2s की बात करूं, ठीक है, तो n किसके लिए बड़ा है? 2s में n इज इक्वल टू 2, राइट। तो ऑटोमेटिकली आप क्या बोलोगे कि यार 2s की एनर्जी ज्यादा है। लेकिन अगर मैं मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के बारे में बात करती हूँ तो मैं एनर्जी कैसे डिफाइन करूंगी बेटा? n+L रूल से, है ना, कि मेरे को n देखने L देखने उनको ऐड करने, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे सपोज 4p की एनर्जी बतानी है तो मैं कैसे बताऊंगी? 4p में n की वैल्यू 4 है, p की वैल्यू 1 है, तो n+L कितना आ गया? 5, ठीक है। मैं ऐसे एनर्जी बताऊंगी, सही है। Then we have rules for filling of orbitals. So we have 3 rules you know already. Aufbau principle which is the building principle. इनके अकॉर्डिंग कि आप जब भी इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रहे हो, they are filled in the increasing order of their energies, ठीक है, in the ground state. Then we have Pauli exclusion principle कि no two electrons can have the same set of 4 quantum numbers, है ना, ये भी हमें पता है। In the end we have Hund's rule of maximum multiplicity कि जब आप ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रहे हो तो आप फर्स्टली दे विल बी सिंगली ऑक्यूपाइड, है ना, हर ऑर्बिटल को आप पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दोगे, उसके बाद आप उसको डबली ऑक्यूपाई करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। और इन्होंने क्या बात बताई कि जो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं उनके पास एक्सेप्शनली ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, इसीलिए क्रोमियम और कॉपर की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो डिफरेंट आती है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव नोड्स, ऑलराइट, जस्ट अ मिनट, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, सॉरी, it was just my iPad, my bad. Yeah, so we were talking about nodes, okay? So nodes ऐसे रीजन होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की संभावना, इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। सो वी हैव 2 काइंड ऑफ नोड्स, रेडियल नोड्स एंड एंगुलर नोड्स। रेडियल नोड्स निकालने का फॉर्मूला n-l-1, angular nodes is simply L. L is azimuthal quantum number, N is our principal quantum number. So अगर बात की जाए टोटल नोड्स के बारे में तो आप रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स को ऐड कर दोगे, आपको क्या मिलेगा? n-l-1 -L, बचेगा क्या? n-1, ठीक है। तो ये सारी छोटी छोटी सी बातें जो यहाँ पे स्क्रीन पे यू कैन सी हियर, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब कुछ आपको याद रखना है, ऑलराइट। तो चलिए अभी बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। 4d, 5p, 5f, 6p orbitals are arranged in the order of decreasing energy. The correct option is, तो अब हमें यार हर किसी की एनर्जी निकालनी है और हम एनर्जी कैसे निकालते हैं? n+L रूल के हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 4d। अब देखो L की वैल्यू तुम सबको पता है, S-P-D-F। अगर बात की जाए L की तो S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, ठीक है। तो 4D की अगर बात की जाए, किसकी बात की जाए अगर 4D की, तो इसके लिए n+L की वैल्यू बेटा कितनी आएगी? N है 4, ठीक है, और L इज हाउ मच? फॉर D इट इज 2, तो आप बोलोगे 4 + 2 which is 6. Then we have 5p. 5p के लिए बेटा कितनी आएगी? 5 + 1 फिर से 6, क्या बात है।
देन वी हैव 5f, 5f के लिए कितनी आएगी, वी हैव 5p ना, राइट, सो 5f के लिए कितनी आने वाली है, 5 + 3 विच इज 8, है ना, एंड इन द एंड वी हैव 6p, तो 6p के लिए कितनी आ जाएगी, 6 + 1 यानी कि 7। अब देखो 4d और 5p की जो एनर्जी है वो सेम है, तो जब भी n + l रूल के हिसाब से ऐसे एनर्जी सेम निकल जाती है, तो फिर आप किसको देखते हो, n को देखते हो, जिसका n ज्यादा बड़ा है उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो इन दोनों में से ज्यादा एनर्जी किसकी है बेटा, 5p के पास है ज्यादा एनर्जी कंपैरेटिवली, ठीक है। तो सबसे पहले आप बोलोगे 5f, है ना, तो ऑप्शन नंबर सी और डी तो देखो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके हिसाब से 6p की एनर्जी सबसे ज्यादा दिखा रखी है, बट वी नो कि 5f की एनर्जी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। सो इट्स ईदर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। तो देखो 5f के बाद क्या आना चाहिए, 6p आना चाहिए, दोनों में ही देखो 6p है, 5f 6p कॉमन है, तो अब बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ 4d और 5p वाला कंफ्यूजन। हमें पता है ज्यादा एनर्जी किसकी है, 5p की है, तो ये देखो 5p और इन द एंड 4d, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कैलकुलेट, जो अभी आपको समझाया था, बताया था, एग्जैक्टली वही यहाँ पे पूछ लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ऑर्बिटल हैविंग 3 एंगुलर नोड्स एंड 3 टोटल नोड्स। बेटा एंगुलर नोड्स हमने किसके इक्वल निकाली थी, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर l के इक्वल, और टोटल नोड्स कितने होते हैं, n-1 होते हैं, ठीक है। तो यार देखो सिंपली आपको l की वैल्यू हमें कितनी चाहिए, 3 चाहिए। सबसे पहले तो यही चेक कर लेते हैं किसके लिए l की वैल्यू 3 होती है, s p d f 0 1 2 3, f के लिए 3 होती है, 5p नहीं हो सकता, 3d नहीं हो सकता, 4f हो सकता है, 6d नहीं हो सकता। देखो कितनी इजीली क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, यू कैन सी हियर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट चॉइस। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल। अब देखो n3 है, l1 है, तो क्या बनेगा, ये 3p बनेगा, है ना, 3p बनाएंगे, है ना, 3p की हम बात करें। अब p सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। अब वो कह रहे कितने इलेक्ट्रॉन्स फिट होंगे इन दी ऑर्बिटल फॉर विच n इज इक्वल टू 3 एंड l इज इक्वल टू 1। तो अगर आप किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल के बारे में बात करो तो उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे फिट हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स तो फिट हो सकते हैं, है ना। कोई भी अगर आप 3p ऑर्बिटल लो, एक, है ना, ऑब्वियसली अगर आप किसी एक 3p ऑर्बिटल की बात करो या किसी भी ऑर्बिटल की बात करो, उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने फिट हो सकते हैं, 2, तो हमारा आंसर है 2। यहां पे आपने अगर ऐसे किया होता कि मैम ये है हमारा 3p, ठीक है, हमने ऐसे बनाया और आपने बोला कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे, मतलब आपने ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दिया, मैक्सिमम तो ये हो सकता है, तो हो सकता था कि आप यहाँ पे 6, ऑप्शन नंबर बी बोलते, बट नो, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए विच इज 2, कि एक 3p ऑर्बिटल में कितने हो सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिट, 2, ठीक है। चलिए आगे, यू कैन सी द ऑप्शन for n is equal to 3 and l is equal to 1, the subshell is 3p and a particular 3p orbital can accommodate only 2 electrons. So option number A is the right choice. Next देखिए, 2 electrons occupying the same orbital are distinguished by, अभी देखो suppose यही है अपने पास, ठीक है। अब अगर बात की जाए इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, चलो ऐसे वैसे हमें भरना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, इनको कौन सा क्वांटम नंबर जो है वो डिस्टिंग्विश करता है बेटा, बताइए। इट इज स्पिन, है ना, कि इनमें से एक की स्पिन होगी +½
और दूसरे की होगी -12, ठीक है। सो azimuthal spin, principal magnetic, we know spin quantum number. Option number B here is the right choice. Okay, आगे बढ़ते हैं. Option number B, you can see. What is the maximum number of orbitals that can be identified with the following quantum numbers? N is 3, L is 1, M is 0. Okay. So here we are talking about again 3p ऑर्बिटल के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आपसे बोल रहे हैं कि कितने ऑर्बिटल आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो यार अगर बात की जाए 3p के बारे में तो देखो ये हो जाएगा मेरा 3p, सही है। अब यार जो यहाँ पे मेरे को ये m की वैल्यू 0 गिवन है ना, जो मेरे को m की वैल्यू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू गिवन है, तो आपको पता है यार m की वैल्यू जो है वो -1 टू +1 जाएगी, है ना, बिकॉज m की क्या वैल्यू रहती है -L टू +L। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जाएगी -1, सही से लिख लेते हैं इसको, -1 टू +1, है ना। सो यू कैन सी इनमें से एक को जो वैल्यू असाइन होगी वो -1, 0 एंड +1 ऐसे ही तो असाइन होगा, है ना, तभी तो हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स आए हैं। तो जब मेरे पास m की वैल्यू 0 है, इससे मैं कितने ऑर्बिटल्स को आइडेंटिफाई कर सकती हूँ? सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्बिटल को। सो माय आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए विच इज 1। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, यू कैन सी हियर नेक्स्ट, what is the maximum number of electrons that can be associated with the following set of quantum numbers? देखो फिर से 3p बन गया ये, बट अब की बार m की वैल्यू मुझे -1 गिवन है। अब वो पूछ रहे कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो अभी देखो सेम क्वेश्चन, ये है मेरा 3p, ठीक है, ये है मेरा 3p, इसमें से l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू -1 टू +1 जाएगी, तो यानी कि -1, 0, +1। अब की बार मैं बात कर रही हूं किसके बारे में, इस वाले ऑर्बिटल के बारे में, है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ऑर्बिटल, सही है। तो मैं यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स बच्चे फिट कर सकती हूँ? 2 ही तो फिट कर सकती हूँ। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी आइडेंटिफाइड? 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी आइडेंटिफाइड, ठीक है। वेट, -1 वाले पे आना था यार, ओके। तो फिर हम क्या करते हैं, इसको +1 कर देते हैं और उधर -1 कर देते हैं, ठीक है। ये +1 और ये -1 ऐसे कर देते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी आइडेंटिफाइड। चलिए आगे बात करते हैं, ओके, सोल्यूशन है, आगे देखते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in a subshell with L is equal to 3 and N is equal to 4, okay, so we have 4 F के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, we are talking about 4F। अब देखो यहाँ पे बात हो रही है बेटा पूरे सबशेल के बारे में। अब किसके, अब ऑर्बिटल के बारे में बात नहीं हो रही है, अब सबशेल के बारे में बात हो रही है। सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट F सबशेल जिसमें कि 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक ऑर्बिटल में आप 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिट कर सकते हो, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? 7 × 2 यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पे हमारा सही जवाब, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अब की बार सबशेल के बारे में, ठीक है। ये देख लो यार, दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमिसिबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर एन एटम? ओके, देखो n की वैल्यू 5 गिवन है, तो l की वैल्यू 0 टू n -1 यानी कि 0 से 4 वेरी कर सकती है। यहाँ पे l की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो m की वैल्यू अब -L टू +L यानी कि जो वैल्यू मुझे गिवन है -3 टू +3 वेरी कर सकती है। यहाँ पे वैल्यू 0 गिवन है, ठीक है। s +½ -½ कुछ भी हो सकता है। तो ये तो अरेंजमेंट पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, n की वैल्यू 3 गिवन है, तो l की वैल्यू 0 से n -1 यानी कि 0 से 2 के बीच में होनी चाहिए, 2 है, ठीक है। m की वैल्यू जो है वो -2 से लेके +2 के बीच में होनी चाहिए, यानी कि
-2 -1 0 1 2 है ना, ये वैल्यूज है तो ठीक है, अगर ये वैल्यूज नहीं है तो ठीक नहीं है। तो देखो यहाँ पे m की वैल्यू बेटा मुझे -3 गिवन है जो कि इसमें नहीं आती है, तो इसीलिए ये सही अरेंजमेंट नहीं है, दिस इज द इनकरेक्ट अरेंजमेंट, इसीलिए ये हमारा सही जवाब है। क्लियर है? आगे बात करते हैं। यू कैन सी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Which of the following sets of quantum numbers is not possible? Same question है, this is your homework, okay? जैसे अभी हमने पीछे चेक किया है वैसे ही आप मुझे चेक करके और कमेंट्स में बताओगे कि सही जवाब क्या है, ठीक है? 4 ऑप्शंस आपको गिवन है, इन सब में चेक करो, ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है, फिर मुझे बताना कि कौन सा अरेंजमेंट ऐसा है जो कि पॉसिबल नहीं है। सही है? अगला क्वेश्चन, द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स आर पॉसिबल फॉर हाउ मेनी ऑर्बिटल्स? ओके, n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 2 है। बेटा 2 किसके लिए होती है? वैल्यू d के लिए होती है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट 3d, है ना, हम बात कर रहे हैं 3d के बारे में। फॉर हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, और m की वैल्यू मुझे गिवन है कितनी? 2, है ना, m की वैल्यू मुझे कितनी गिवन है? 2। सो देखो यार, अब जब m की ही वैल्यू मुझे गिवन है, वी आर टॉकिंग अबाउट d, है ना, d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अगर l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू -2 से +2 वेरी करेगी, यानी कि -2 -1 0 +1 +2, ये वैल्यूज हो सकते हैं। और यहाँ पे मेरे को m इज इक्वल टू 2 जब गिवन है तो इससे मैं कितने ऑर्बिटल्स को आइडेंटिफाई कर सकती हूँ? सिर्फ और सिर्फ एक को ही आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। सो दैट इज ऑप्शन नंबर ए। खत्म। देख रहे हो कितना इजी है? आगे यू कैन सी हियर, करेक्ट इज ऑप्शन नंबर ए। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर, एटॉमिक नंबर 29। तो यहाँ पे जो पिक्चर में आता है वो है हंट्स रूल, है ना, हंट्स रूल के अकॉर्डिंग, सॉरी पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं, जो कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो यार देखो, आप क्रोमियम के बारे में भी बात करते हैं, कॉपर के बारे में भी बात करते हैं। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट क्रोमियम, ठीक है, आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि लास्ट में जब आप फिल करोगे 4s2 3d4 आना चाहिए, बट यहाँ पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन d से जंप कर जाता है s में। क्यों? क्योंकि देखो, ओप्स, ऐसे क्या होता है, ये 4s1 और 3d5 दोनों ही क्या हो जाते हैं, हाफ फिल्ड हो जाते हैं, जिससे कि इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो एक्चुअली में जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 4s1 3d5 होती है। सिमिलरली बेटा जब आप कॉपर के लिए करोगे तो आप एक्सपेक्ट करते हो 4s2 3d9, बट एक्चुअली में वो क्या हो जाता है, एक s से आपकी बार d में चला जाएगा, और क्या होगा, वेट, हमने मुझे लगता है उल्टा बोला बेटा पिछली बार, s से d में चला जाएगा, है ना, तभी तो दोनों जो है हाफ फिल्ड होंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी वो यहाँ चला जाएगा d के पास, तो 4s1 3d10 हो जाएगा। तो 4s1 जो है आपकी बार वो हाफ फिल्ड है और 3d10 जो है वो फुली फिल्ड है, ठीक है। तो याद रखना, एंड में क्रोमियम में हमेशा 4s1 3d5 आता है, कॉपर में हमेशा एंड में 4s1 3d10 आता है, ठीक है। सो द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन इज 4s1 कहाँ पे दिख रहा है, 3d10 4s1, ये देखो। सो यू कैन से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब होगा। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि हमारा डिस्कशन फिनिश होता है, हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम फिनिश होता है। मिलते हैं हमारे अगले सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट बच्चा पार्टी। ओके, बाय बाय। I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great.